स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस को कवर कर लिया था। तो उसी चैप्टर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट डिस्कशन को। कुछ इंस्ट्रक्शंस और हैं जो हम आज की लेक्चर डिस्कशन में एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें लोड की इंस्ट्रक्शन है, लोड एस बी। इसको हम लोग लोड स्ट्रिंग पढ़ते होते हैं। बी इज़ बीइंग यूज्ड फॉर बाइट। तो लोड स्ट्रिंग बाइट है, या स्कैन स्ट्रिंग बाइट है, या कंपेयर स्ट्रिंग बाइट है। और इनके साथ हम कुछ प्रीफिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें से हमने रिपीट इक्वल और रिपीट नॉट इक्वल को आज की क्लास में डिस्कस करना है। प्रीवियसली हम रिपीट वाला जो सिंपल आर ई पी हम यूज़ करते हैं किसी स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के साथ, उसको हमने डिस्कस किया था। तो लोड की इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए हमने एक एग्ज़ाम्पल कंसिडर किया है, स्ट्रिंग को स्क्रीन पे प्रिंट करने वाली। तो ये एक प्रॉब्लम आपके साथ मैंने स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है, जिसमें हमने एक स्ट्रिंग डिफ़ाइन की है सोर्स नाम की। उस स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स का साइज़ हमने एक साइज़ वाले वेरिएबल में डिफ़ाइन कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल 30 कैरेक्टर्स हैं। तो इसको हम लोग प्रिंट करना चाह रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम को देखें क्या आउटकम होगी इसकी। सर आपकी आवाज़ नहीं ठीक आ रही, फ्लैश करते ही सर आपकी आवाज़ नहीं फ्लैश कर रही है सर, बहुत डिस्टर्ब। जी सर आपकी आवाज़ भी है। ओके, मैं स्विच करता हूँ नेटवर्क को। हाँ जी, तो आप बताएं क्या आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस प्रोग्राम की। सर आप रिपीट कर देंगे क्योंकि आपकी पहले आवाज़ नहीं सही आ रही थी। ओके, अभी हमने कुछ डिस्कस नहीं किया। मैं ये कह रहा था कि ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। मैं वही कह रहा हूँ, क्वेश्चन रिपीट कर दें जो आप कह रहे हैं। ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम की क्या आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस प्रोग्राम को देखें। सर ये जो डेटा है जो सोर्स में पड़ा हुआ है स्क्रीन पे नजर आएगा सेकंड रो से। हाँ, जो सोर्स नाम की एक स्ट्रिंग डिफाइन की हमने, इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। और वो डिस्प्ले हम करवा रहे हैं सेकंड रो से ऑनवर्ड। ठीक है, सेकंड रो में प्रिंटिंग स्टार्ट होती है और उससे ऑनवर्ड जितने कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं ये उस लोकेशन पे जाते हैं। अच्छा, प्रिंट हो किस तरह से रहा है। अगेन, वीडियो मेमोरी को हमने इनिशियलाइज करवा लिया। एक्स्ट्रा सेगमेंट के पॉइंटर को हमने एड्रेस दिया वीडियो मेमोरी का। एट्रीब्यूट बाइट सेट कर लिया, स्क्रीन लोकेशन सेट कर ली, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हमने बता दिए सी एक्स में 30 हैं। सोर्स इंडेक्स वाले पॉइंटर को हमने एड्रेस दे दिया अपनी स्ट्रिंग का, एस आई रजिस्टर को सोर्स स्ट्रिंग का एड्रेस दे दिया है। और उसमें से हम एक कैरेक्टर एट अ टाइम रीड करते हैं। मूव ए एल एस आई किया, पहला कैरेक्टर रीड होता है। साथ ही मैं पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देता हूँ ताकि अगली आइट्रेशन में नेक्स्ट पॉइंटर को पॉइंट करे, और जो डाटा ए एल के अंदर आता है उसको ए एक्स के साथ मिलाकर स्टॉस डब्ल्यू की इंस्ट्रक्शन है जो डाटा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देती है। ठीक है, तो स्टॉस डब्ल्यू को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसमें क्या होता है कि मेमोरी लोकेशन के ऊपर डाटा राइट होता है, जो कि ई एस और डी आई पॉइंट कर रहे होते हैं। इन लोकेशंस के ऊपर डाटा जाता है ए एक्स का। और ए एक्स का मतलब है कि एक इसका एट्रीब्यूट है और एक इसका आस्की जो उसको स्ट्रिंग से मिला है। ठीक है, अच्छा, इसी प्रोग्राम को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं अगर हम इन दो इंस्ट्रक्शंस को रिप्लेस कर लेते हैं एक सिंगल स्ट्रिंग टाइप की इंस्ट्रक्शन के साथ, जो कि लोड स्ट्रिंग बाइट की इंस्ट्रक्शन है। लोड एस बी, लोड एस बी ये बेसिकली ये दोनों काम कर रही है। ठीक है, इसी मतलब कि इसी प्रोग्राम के अंदर अगर मैं ये लिखूं, बाकी सारा प्रोग्राम अनचेंज्ड है। तो अगर मैं जहाँ पे स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर लोड करता हूँ और पॉइंटर को इंक्रीमेंट करवाता हूँ, उसकी जगह पे अगर मैं लोड एस पी यूज़ कर लेता हूँ, तो ये एग्जैक्टली वही काम कर रही है। तो इसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये काम ये करता है कि मेमोरी लोकेशन जिसको सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स पॉइंट कर रहे हैं, इन इस लोकेशन से डाटा हम कॉपी करवा रहे हैं ए एल के अंदर। और साथ ही जो पॉइंटर है हमारा एस आई का, उसको हमने
इंक्रीमेंट करवा दिया। ये मतलब दोनों काम प्रोसेसर ऑटोमेटिकली खुद ही कर लेगा। जब ये एल के अंदर डाटा रीड कर लेगा तो एच में ऑलरेडी हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट मूव करवाया हुआ है, तो ए एच को और एल को मिला के जो ए एक्स बनता है उसको ही हम स्क्रीन लोकेशन के ऊपर प्रिंट करवा देते हैं, तो डाटा आपको स्क्रीन पे नज़र आता है। और ये रिपीट हम कर रहे हैं सी एक्स टाइम्स, तो सी एक्स में जो वैल्यू पड़ी है उतनी दफ़ा ये प्रोग्राम रिपीट करता है। ठीक है। सर हाँ जी। सर अगर हमने मतलब दो ऐड करना हो एसआई में तो SW कर देंगे लोड। अगर आप चाहते हैं कि 2 कैरेक्टर एट अ टाइम रीड करें स्ट्रिंग से, तो आप उसमें लोड एस डब्ल्यू कर देंगे। यस, ओके लोड एस डब्ल्यू। सर इसमें सर ये BW में क्या डिफरेंस है? B1 के लिए यूज होता है बी जो है सर, इसमें थोड़ा बाइट, बता दीजिए। बी जो है बाइट के लिए यूज़ हो रहा है, डब्ल्यू जो होगा वो वर्ड के लिए यूज़ होगा। सर SW मतलब अगर मैं ये लिख देता हूँ लोड एस डब्ल्यू, तो ये इंस्ट्रक्शन करेगी ये कि ए एक्स के अंदर रिज़ल्ट प्लेस करेगा मेमोरी लोकेशन जिसके ऊपर ये डाटा पड़ा हुआ है, विच इज़ DS:SI। इस लोकेशन का डाटा कॉपी होता है और साथ ही सर आपकी स्क्रीन स्टक हुई है। ओके मैं देखता हूँ SI+2 होगा। ठीक है, सर सही चल रही है स्क्रीन मेरे ख्याल से तो। चलें वो नेटवर्क का उनका इशू होगा, आप रिफ़्रेश करें। तो लोड एस डब्ल्यू सर ये दो वर्ड दोनों को प्रिंट करवा देगा ना? सर पर ये इससे दो ASP वर्ड ओवरराइट प्रिंट, 2 वर्ड प्रिंट नहीं हो सकते। प्रिंट एट अ टाइम एक कैरेक्टर ही आप करवा सकते हैं। ये एक्चुअली किसी और प्रॉब्लम में आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको लोड एस डब्ल्यू यूज़ करना हो। जो डाटा स्क्रीन पे प्रिंट करने वाला एप्लीकेशन है उसमें हमें लोड एस बी ही करना पड़ेगा, ताकि एक बाइट हम एक कैरेक्टर स्ट्रिंग से रीड करें, उसके साथ एट्रीब्यूट बाइट अपेंड करें और फिर उसको डिस्प्ले करवा लें। लोड एस डब्ल्यू में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें जब डिस्प्ले करवाना होता है स्क्रीन पे तो हम मैक्सिमम 2 बाइट्स की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं एट अ टाइम। 2 बाइट्स की इंफॉर्मेशन में एक बाइट जो होता है वो उसका एट्रीब्यूट होता है, तो कैरेक्टर जो है वो एक 1 बाइट में ही हम देते हैं। ठीक है, तो ये लोड एस डब्ल्यू की इंस्ट्रक्शन करंट एग्जांपल में यूज़ नहीं होगी। आप किसी दूसरी प्रॉब्लम में अगर आप कुछ कंपेयर करवाना चाह रहे हो डाटा स्ट्रिंग से रीड करके, तो ये उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी ज़रूरत एज सच नहीं है। सर ये AX ओवरराइट नहीं होता रहेगा? किस केस में? यहाँ पे नहीं, ये जो हम मूव करवा रहे हैं वैल्यू, एक दफा फॉर एग्जांपल SI मूव किया है, बाद में SI+2 मूव करेगा उसमें DS और कॉलन SI में, तो वो ओवरराइट हो जाएगा। हाँ, मतलब कि हम और उसके बाद उसको फौरन यूज कर लें। फ़ौरन हाँ यूज़ मेरी करना वही बात पड़ेगा, है। अगर फ़ौरन यूज़ नहीं करेंगे तो ओवरराइट होता जाएगा। यस योर अच्छा, मतलब इस तरह नहीं कर सकते हम कि पूरी एरे ही AX में रखवा दें? नहीं यार, ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता। तो ठीक है बस। तो अपनी कैपेसिटी 16 बिट्स है ना। तो इस जी जी। कॉन्सेप्ट को जो आपने अरसलान क्वेश्चन पूछा, इसी को मैंने यहाँ पे क्लियर करने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल लिखी हुई है कि सी एक्स में अगर हमको वैल्यू मूव करवाते हैं, लेट्स से मैं 10 मूव करवा देता हूँ और इसको मैं रिपीट के प्रीफिक्स के साथ यूज़ करता हूँ। रिपीट लोड एस बी में लिखता हूँ, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि सी एक्स में क्या होगा और ए एक्स और ए एल में क्या होगा जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा? सर ये लास्ट करेक्टर आ जाएगा AL में और CX का साइज लास्ट 0 हो वेक्टर जाएगा। AL में, हाँ, इसको CX में हम कह 0। देते हैं कि लास्ट कैरेक्टर जो होगा, जिसको पॉइंटर एस आई पॉइंट लास्ट कैरेक्टर पॉइंटेड बाय एस आई, वो ए एल के अंदर आ जाएगा और सी एक्स के अंदर क्या हो जाएगा? 0 ज़ीरो हो जाएगा। 0। ठीक है, तो ये रिपीट का प्रीफिक्स इसके साथ यूज़ करने का कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है हमें, क्योंकि डाटा जो है वो ए एल में जो भी डाटा वो रीड करेगा वो रिप्लेस होता रहेगा, तो वो फ़ायदा नहीं है उसका। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, ये प्रोग्राम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करता है। We can execute this and verify it. सर लोड एसपी का एक दफा फिर बता देंगे, मैं समझ लोड नहीं एस बी लोड एस बी जो है वो ये काम कर रही है, जो हमने यहाँ आरईपी के साथ। ये काम कर रही है लोड एस बी की इंस्ट्रक्शन दिस। ठीक, नहीं सर आरईपी के साथ। रिपीट के साथ। ओके, रिपीट के साथ लोड एस पी यूज़ करते हैं तो उसका कोई यूज़फुल फ़ायदा ऐसा सच नहीं है, क्योंकि
लोड एस बी के साथ अगर आप रिपीट करते हैं तो वो इस इंस्ट्रक्शन को बार बार अगर मेमोरी से लोड करता जा रहा है तो एक ए एल के अंदर जो नंबर आएगा वो आखिरी आइट्रेशन में आएगा, जो मतलब ए एल में नंबर रिप्लेस होता रहेगा। ठीक है, ठीक है सर। तो ठीक अगर हो 10 गया। दफ़ा प्रोग्राम चला तो जो 10वीं लोकेशन होगी जो एस है जिसको पॉइंट करेगा वो कैरेक्टर आपको मिलेगा ए एल के अंदर। ठीक है, ठीक हो गया सर। थैंक यू। ऑलराइट जी, तो टेस्ट की हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है और इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ओके जी, तो CLS किया हमने, test.com लिखा, तो ये हमने जो एक स्ट्रिंग डिफ़ाइन की हुई थी वो हमें स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है, सेकंड लोकेशन में आ रहा है क्योंकि हमने जो पॉइंटर है हमारा उसको 160 का हुआ है। दिस इज़ डिफाइनिंग के डाटा कौन सी लोकेशन के ऊपर प्रिंट होना है। ठीक है, ओके, तो लोड की इंस्ट्रक्शन आप यूज़ कर सकते हैं फर्दर प्रोग्राम साइज को कम करने के लिए। हमने जो डिस्कशन की थी उसको ध्यान रखते हुए। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो? नो सर, ठीक ओके, है यार। लेट्स कंटिन्यू। तो एक प्रॉब्लम और हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं, स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने वाला। प्रीवियस डिस्कशंस में हम लोगों ने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किया वी हैव अज्यूम्ड कि हमें साइज़ गिवन है स्ट्रिंग का जिसको हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट द साइज़ ऑफ द स्ट्रिंग एज वेल। प्रिंट करने से पहले लाजमी नहीं कि हमें एक साइज़ गिवन हो। तो अगर मैं उसका साइज़ कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं जब स्ट्रिंग डिफ़ाइन करूँगा, जैसे हमने इसको फॉर एग्ज़ाम्पल डिफ़ाइन किया हुआ है, तो आखिर पे मुझे जो मैसेज था, मैसेज डिफ़ाइन करने के बाद आखिर पे एक टर्मिनेटिंग कैरेक्टर देना पड़ेगा। जैसे इस केस में हमने ज़ीरो यूज़ किया हुआ है डिफरेंट एग्जांपल्स में। ये जो आखिरी ज़ीरो पड़ा हुआ है ये ज़ीरो हम ट्रीट इसको इस तरह से कर रहे हैं कि ये नल कैरेक्टर है या टर्मिनेटिंग कैरेक्टर, कि जब तक उसको ज़ीरो नहीं मिलता तब तक आप डाटा रीड करते जाएं और काउंट करते जाएं कि कितना डाटा हो गया, कितने कैरेक्टर्स हो गए। जैसे ये ज़ीरो मिलता है तो लूप सर हम आपको ब्रेक कर दें। ठीक है, ये सर नल तक तो फ़र्क क्या है बाय द वे इन दो में? जो एक ज़ीरो ये वाला भी तो आ रहा है, एक ज़ीरो ये है और एक ज़ीरो ये है। जब आप स्ट्रिंग से डाटा रीड करेंगे तो हाउ वुड प्रोसेसर डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू ज़ीरोज़? गड़बड़ नहीं हो जाएगी? सर उस जीरो से नेक्स्ट वाला चेक कर लेंगे कहीं वो तो नहीं जीरो या वन है। नहीं, अगर फिर एक अगर अगर मल्टीपल टाइम्स बीच में ज़ीरो पड़े हुए हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं कोई स्ट्रिंग की, 0 1 2 3 की बजाय 0009 है किसी की जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, लेट से फॉल्ट 20 आता है उसमें ज़ीरो आ जाएगा, BSCS 0009 आ जाता है उसमें 3 ज़ीरो आ जाएंगे, या 000 कुछ भी आ जाता है, उसका क्या सीन होगा? सही दरमियान में जो आपने कोमा लगाया था ये कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। ये बेसिकली कॉमा इसलिए लगाया हुआ है, ये इसको सेपरेट आउट कर रहा है ना, जो हमने ये डिफ़ाइन किए हैं कैरेक्टर्स एक कोट्स के अंदर। आपको नज़र आ रहा होगा 3 के साथ एक छोटी सी सिंबल सी भी है, वो इन्वर्टर कोट कॉमा का यूज़ करते होते हैं हम लोग जिससे स्ट्रिंग को क्लोज करा। स्ट्रिंग को क्लोज और ओपन करने के। तो बेसिकली हम डिफ़ाइन कर रहे हैं कि जो मैंने ऊपर एक लाइन लगाई है यहाँ तक कैरेक्टर्स हैं, उसके साथ आगे एक ज़ीरो पड़ा हुआ है। ठीक है, वो टर्मिनेशन के लिए कि यहाँ तक हमारी स्ट्रिंग है। तो ब्रेक हमने बेसिकली, अगर मैं मल्टीपल स्ट्रिंग्स डिफाइन करता हूँ तो ये मेरा ब्रेक पॉइंट है कि इससे ऑनवर्ड जो वेरिएबल होगा वो लेट से किसी दूसरी स्ट्रिंग का इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि यार इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये जो दो ज़ीरो सर मैंने पॉइंट किया जी। सर सर एक आपने कहा था जो करेक्टर। स्ट्रिंग में हो ना उसको वो ASCII रीड करता है और जो स्ट्रिंग में ना हो उसको वो ASCII रीड नहीं करता। ठीक तो है, हम इस पे चेक लगा सकते हैं। क्या नाम है आपका? ऐसा हाँ, एहसन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हम इसमें से डाटा रीड करना शुरू करते हैं ना स्ट्रिंग में से, तो जब तक हमें इस कोट्स के अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो हमें उन उन नंबर्स की ना आस्की वैल्यूज़ मिल रही होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कैपिटल ए मिलता है तो कैपिटल ए का करस्पॉन्डिंग मुझे हेक्सा 41 नज़र आता है एंड सो ऑन सो फॉर्थ। ठीक है,
तो जैसे चलते चलते जब मैं ज़ीरो पे पहुंचूंगा, जो ज़ीरो इसके अंदर लिखा हुआ है स्ट्रिंग के अंदर, ये ज़ीरो मुझे ज़ीरो एल के अंदर ज़ीरो नहीं मिलेगा। जब ये ज़ीरो मैं रीड करूंगा तो मुझे एल के अंदर 30 हेक्सा का मिलेगा। सिमिलरली जब मुझे वन में रीड करूंगा तो 31 हेक्सा के मिलेगा, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो जो 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 ज़ीरो इस स्ट्रिंग के बाहर हमने कॉमा लगा के लिखा हुआ है, जब यहाँ तक पॉइंटर पहुँचेगा, इसको वो रीड करेगा तो उसको एब्सोल्यूट एल के अंदर ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, तो हम एल में ज़ीरो पे चेक लगा सकते हैं कि एल के अंदर जब ज़ीरो आ जाता है तो वहाँ तक हम इसको स्टॉप कर दें। तो ये दो ज़ीरोज़ इस तरह से डिफरेंट हैं। तो जो पहला जो ब्रैकेट के अंदर जो जो स्ट्रिंग के अंदर है, उसकी आस्क की वैल्यू एल के अंदर मुझे मिलेगी, वो मुझे 0x30 नज़र आएगा एल में। जो बाद वाला ज़ीरो है जिसको हम नल कैरेक्टर कह रहे हैं, जब उसको सीपीयू रीड करेगा तो उसको एल के अंदर ज़ीरो मिलेगा। तो इसका एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, लेट्स चेक के ये इसकी क्या आउटपुट हमें मिलेगी। हमने एक पॉइंटर डिफाइन किया एरे स्ट्रिंग का, उसको यूज़ करके मैंने डाटा रीड करवा लिया। ये दो इंस्ट्रक्शंस हैं जो मूव एल एस आई या एस आई इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। इन दोनों की जगह पे हम लोड एस भी यूज़ कर सकते हैं, फर्दर प्रोग्राम्स हैं इसको कम कर सकते हैं। और उसके बाद कंपेयर करवा रहे हैं एल को ज़ीरो के साथ। इसको ड्राई रन करके देखें क्या आउटपुट आएगी। ठीक चलेगा प्रोग्राम, को गड़बड़ तो नहीं है। सर ठीक चलना चाहिए, CX में साइज आ जाएगा। ये सर बस साइज फाइंड हो रहा है, कोई शो नहीं करवा रहे। हाँ, प्रिंट नहीं करवा रहे, हम सी एक्स में काउंट कर रहे हैं कि कितने कैरेक्टर्स हो गए हैं जब तक उसको ज़ीरो नहीं मिलता। जैसे ही उसको ज़ीरो मिलता है एल में, जैसे ही उसको मिलता है ज़ीरो कंपेयर एल विद ज़ीरो जंप इक्वलिटी, स्टॉप पे आते हैं और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। तो सी एक्स विल रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। सी एक्स में से डिक्रीमेंट नहीं करना पड़ेगा आखिर पे एक, ये ठीक है। क्या ख्याल है? नहीं सर, मेरे ख्याल में नहीं, नहीं है ज़रूरत सी एक्स में से डिक्रीमेंट करने की। क्योंकि वो पहले पहले ही स्टॉप पे चला जाएगा, इंक्रीमेंट बाद में हो रहा इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है तो वो पहले जैसे ही उसको ज़ीरो मिलेगा तो वो रुक जाएगा, इस तरफ आ जाएगा स्टॉप पे। तो इंक्रीमेंट वो कर नहीं रहा, तो दिस इज़ फाइन। इसमें मैं कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं। तो सी एक्स में जो वैल्यू आई है उसके बाद में आप प्रिंट करवा सकते हैं या डिस्प्ले करवा सकते हैं। वो डिस्प्ले करने वाला हमने सेपरेटली प्रोग्राम किया हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रिंग लेंथ हमने कैलकुलेट कर लिया है। अच्छा, इसी प्रोग्राम को हम अब स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस के साथ ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम ये ट्राई करेंगे कि नंबर इंस्ट्रक्शंस हैं वो यूज़ हो जाएं। या सर एक दफा इसको चला के देख लें जरा, ये वाला जो प्रोग्राम है हमारा। इसको हम ड्राई रन करके देख लेते हैं। हम डिस्प्ले तो नहीं करवा रहे, लेकिन यह है कि हम एटलीस्ट इसको डीबगर में पेस्ट करके तो वहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं सी एक्स की वैल्यूज़ को। ठीक है, तो इन दो इंस्ट्रक्शंस को मैं चेंज कर देता हूँ लोड एस बी के साथ। बाकी एज इट इज़, बाकी ठीक है प्रोग्राम सारा। ओके जी, इसको हमने एग्जीक्यूट किया, डी हो गया बस यहीं तक होना चाहिए। और इस दफ़ा फिर इंक्रीमेंट हुआ 1 हो गया। और अब कंपैरिजन आखिर प्रॉबेबली लास्ट कंपैरिजन होगा, तो अगेन 0, हाँ इस तरफ आ गया, की तरफ आ गया। ठीक है, AH4C वाली इंस्ट्रक्शन पे आ गया इवेंचुअली। तो 30 कैरेक्टर्स हमने काउंट किए, सी एक्स में आपको 30 मिला, विच इज़ 1E। तो प्रोग्राम जब पे ख़त्म हो जाता है हमारा, राइट। तो चलें, ये हमने इसको ड्राई रन भी करके देख लिया। तो आप इसको फिर अपने एंड पे ना प्रैक्टिस कीजिएगा कि यहाँ से ऑनवर्ड आप इसको कोशिश करें कि डिस्प्ले करें वैल्यू ऑफ सी एक्स ऑन स्क्रीन
इससे ऑनवर्ड आप वो प्रोग्राम चला लेंगे जिसमें हमने न्यूमेरिक वैल्यूज़ को प्रिंट किया हुआ है। तो वो लेक्चर नोट्स हैं आपके पास, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा इसको कंप्लीट करने की। ओके, तो सर हाँ जी, सर ये लोड एसबी सिर्फ एएस के साथ काम करती है? लोड एस बी सिर्फ काम करती है एस आई के साथ और ए एल के साथ। मतलब हम मतलब जब भी इसमें इसको यूज करेंगे तो हाँ, पहले ये एस आई में रजिस्टर एस फ्री एस करवाने आई पड़ेंगे। को हमें यूज़ करना पड़ेगा, उसमें हमें एड्रेस देना पड़ेगा कि जिस स्ट्रिंग से आप डाटा रीड कर रहे हैं। ये मतलब एम्बेडेड है इसमें, डिफ़ॉल्ट वो एस आई को ही लेता है। अगर आपका एड्रेस किसी दूसरे रजिस्टर में पड़ा हुआ है तो मैनुअली आप लोड करवा लेंगे, लोड एस बी की इंस्ट्रक्शन आप यूज़ नहीं कर सकते, या फिर आप एस आई को आपको एड्रेस दे लें पहले। तो सर हमारे पास मतलब दो अरेज हैं, तो हम अगर ये इंस्ट्रक्शन यूज ना करें तो हम एक ही लूप में दोनों का साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल कैलकुलेट, फिर हमें अलग से एक लूप बनाना पड़ेगा। इसी के अंदर आप अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। दो डिफरेंट आप काउंटर्स लेके, दो डिफरेंट स्ट्रिंग से डाटा दो डिफरेंट रजिस्टर्स में ले, लेकिन सर लोड एसबी तो फिर हम एक दफे यूज लोड एस बी एक एक ही दफ़ा साथ यूज़ यूज करेंगे, दूसरी स्ट्रिंग के लिए आपको दूसरा पॉइंटर यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, यस सर। ओके जी। तो लोड एस पी वाली ये हमने स्ट्रिंग लेंथ का एक प्रोग्राम कर लिया जिसमें हमने ये देख लिया कि लास्ट वाला जो ज़ीरो पड़ा हुआ है यहाँ तक हम इसको चला रहे हैं। जब उसको ये मिलता है तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है और इस तरह। सर हम किसी स्पेसिफिक करैक्टर से इसको कंपेयर कर सकते हैं? ये बिल्कुल कर सकते हैं। लास्ट वाला जो ज़ीरो है इसकी जगह पे आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर डाल सकते हैं, परसेंट साइन, कुछ भी। ठीक है सर। उसकी आस्की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जो यहाँ पे हमने ज़ीरो से कंपेयर किया था, इसको फिर आप वो कैरेक्टर की आस्की दे देंगे यहाँ पे। अच्छा, करैक्टर नहीं देंगे, करैक्टर की आस्की देंगे, ठीक है कैरेक्टर सर। भी दे सकते हैं, कैरेक्टर भी दे सकते हैं। मतलब इसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं डॉलर साइन अगर यूज़ कर रहा हूँ आखिर पे, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम दिस। तो वो इन्वर्टेड कॉमा सिंगल कौन में? हाँ, उसके अंदर ऑब्वियसली एम्पर साइन अगर मैं दे रहा हूँ तो ऐसे इस तरह से भी यूज़ किया जा सकता है। तो दिस इज़ अप टू यू। क्या, तो जो वैल्यू आप यहाँ पे दे रहे हैं उसको आप इधर कंपेयर भी कर सकते हैं, एक ही बात है। अच्छा जी, चलें कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वाला जो प्रोग्राम है उसको अब हम कोशिश करते हैं ऑप्टिमाइज़ करने की। तो उसके लिए मैं एक और इंस्ट्रक्शन बीच में इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ जो कि है स्कैन स्ट्रिंग बाइट की। ठीक है, स्कैस बी हम इसको आमतौर पर पढ़ते होते हैं। इसका मतलब यह है कि स्कैन स्ट्रिंग बाइट एक्चुअली इस तरह से भी इसको पढ़ा जाता है। ये करती है कंपैरिजन। पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर इसको हम देख लेते हैं कि प्रोग्राम में कैसे काम कर रही है। तो कंपैरिजन करती है दो वैल्यूज़ का। एक वैल्यू जो है बेसिकली हम वो वैल्यू जो हम ए एल में हमने रखी हुई है हम खुद मूव करा लेंगे ए एल में, कि हम ए एल मतलब जिस नंबर को आप स्ट्रिंग में से ढूंढना चाह रहे हैं, तो ए एल को इस मेमोरी लोकेशन से कंपेयर करती है और साथ ही कंपैरिजन का जो रिज़ल्ट होता है वो ज़ीरो फ्लैग में रिटर्न होता है। ज़ीरो फ्लैग की वैल्यू इधर वो ज़ीरो कर देगा या फिर वो वन कर देगा, डिपेंडिंग अपॉन के उसको ये कंपैरिजन में आंसर क्या मिला है। ठीक है, और साथ ही पॉइंटर्स इंक्रीमेंट होता है। अच्छा, होता अब क्या है, अगर हम ये काउंट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ़ करेक्टर्स कितने और आखिरी टर्मिनेटिंग कैरेक्टर हमारा अगर हमने ज़ीरो रखा हुआ है, तो हम करेंगे ये, हम ए एल के अंदर ज़ीरो मूव करा देंगे और ये वाले जो पॉइंटर्स हैं एस ई एस और डी आई, इनको हम इनिशलाइज करवा देते हैं इस सोर्स स्ट्रिंग के एड्रेसेस के साथ। और इसके बाद हम स्कैस बी की इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे तो हम अपने प्रोग्राम को सिंपल कर सकते हैं। करंटली इन दो इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं है, इनको मैं अगर निकालता हूँ तो ये हमारा प्रोग्राम बनता है। हमने ए एल में ज़ीरो मूव कराया, डी आई में हमने एड्रेस दे लिया इस स्ट्रिंग का, और मैं स्कैस भी यूज़ करता हूँ जब, तो ये कंपेयर करेगा ए एल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है इस वैल्यू को कंपेयर करेगा कैपिटल ए के साथ। पहली आइट्रेशन में इक्वलिटी नहीं आई, ज़ीरो फ्लैग विल बी ज़ीरो। ठीक है, तो ये फॉल्स होगा, ये स्टॉप वाले लेवल पे नहीं जाएगा, इंक्रीमेंट किया वापस चले गए। ये प्रोग्राम तब तक चलता रहेगा। दूसरी आइट्रेशन में ये ज़ीरो को कंपेयर करेगा कैरेक्टर बी के साथ,
तीसरी आइट्रेशन में 0 को कंपेयर करेगा कैरेक्टर डी के साथ, ठीक है, इस तरह चलता रहेगा। सर ये हमने सर ये सर हाँ हाँ बताएं। सर ये पुश और पॉप क्यों करवाया हमने? मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ये हमने काफ़ी डिस्कशन की थी लास्ट क्लास में, मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, उसको मैंने करंटली डिलीट कर दिया है। मैं आता हूँ उस पर। आप इस प्रोग्राम को एक दफ़ा देख, सर ये इसकी जंप समझ 0 आती नहीं है। करना चाहिए, जंप 0 फ्लैग ज़ीरो, कंपेयर ओके करें। ओके गुड। जो होता है ना जंप ज़ीरो या जंप नॉट, वो जंप ज़ीरो या फिर जंप इक्वल, ये दोनों सेम है, ठीक है। सेम ज़ीरो फ्लैग को चेक करते हैं, ये इनको आप अल्टरनेटिंगली यूज़ कर सकते हैं। जंप ज़ीरो यूज़ कर लो, एक ही बात है, फ़र्क नहीं पड़ता, ओके ठीक है। बेसिकली इक्वालिटी को हम चेक करने के लिए इन दोनों कंडीशन में से कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। ज़ीरो फ्लैग को देख रही होती हैं बहुत इंस्ट्रक्शंस जो हैं, और अगर ज़ीरो फ्लैग का हमें पता है कि वो कब वन हो जाता है, जब दो कंपैरिजन में दो ऑपरेंड इक्वल आते हैं, या सब्ट्रैक्शन में अगर रिजल्ट ज़ीरो आ जाता है, ठीक है। तो स्कैस बी की इंस्ट्रक्शन एल के अंदर जो हमने वैल्यू मूव कराई हुई है, इसको कंपेयर करेगी इस स्ट्रिंग के एलिमेंट्स के साथ 1 by 1, मतलब 1 कैरेक्टर टाइम कंपेयर होता है। और कब तक कंपेयर करेगा? जब तक उसको ज़ीरो नहीं मिलता। जैसे ही उसको ज़ीरो मिलता है आखिर वाला, तो एल में भी हमने ज़ीरो रखा हुआ है, उसको आखिर पे भी जब आखिर वाला ज़ीरो मिलेगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। जंप इक्वल वाली कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल हमारा शिफ्ट होकर इधर स्टॉपर लेवल पे आ जाएगा। उससे पहले जब तक प्रोग्राम चल रहा है, सी एक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है और हम इसको रिपीट कर रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया? नहीं सर, मुझे नहीं समझ आई, दोबारा देखो बता देंगे। दोबारा बताता हूँ, पहले देखें आप ना, पहले इसको देखें कि जो स्कैस बी की इंस्ट्रक्शन है ना, वो कंपैरिजन एक्चुअली ऐसे करती है। ये लिखा हुआ है, ये कंपेयर करती है दो वैल्यूज़ को। एक वैल्यू वो ए एल में जो आपने डिफ़ाइन की होती है, उसको कंपेयर करती है इन एड्रेसेस के साथ, जिस एड्रेस को डी आई और ई एस पॉइंट करें। डी आई को हमने एड्रेस दे दिया है सोर्स स्ट्रिंग का, ठीक है। करंट, इसका मतलब होगा कि करंटली जो डी आई है वो पॉइंट कर रहा है कैपिटल ए को, राइट। डी यस सर। डी आई कैपिटल ए को पॉइंट कर रहा है। करंटली मैंने ए एल में ज़ीरो मूव करवाया हुआ है, तो ये पहला कंपैरिजन होता है इस ज़ीरो का कैपिटल ए के साथ। इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन यस सर, नहीं इक्वल। फॉल्स होती है, सी एक्स में इंक्रीमेंट हो जाता है, हम दोबारा आ जाते हैं, जंप लेबल 1 इसको वापस ले आता है इसी कंपैरिजन पे। तो अगली आइट्रेशन में अगला कैरेक्टर कंपेयर होता है विच इज़ बी, क्योंकि हर दफ़ा जब स्कैस भी यूज़ करेंगे हम, तो स्कैस भी करती है कि कंपैरिजन की ना आउटकम उसने रखी दो। बेसिकली जो आउटकम है उसकी, उसमें वो करता ही है कि ज़ीरो फ्लैग को भी अपडेट कर देता है और पॉइंटर डी आई को भी इंक्रीमेंट कर देता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ये कंपैरिजन होगा इस इंस्ट्रक्शन में, तो वो नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट कर रहा हो। तो हम स्टेप बाय स्टेप ये कैरेक्टर्स को कंपेयर करते हैं। पहले ए कंपेयर हुआ, फिर बी कंपेयर हुआ, फिर डी हुआ, एंड सो ऑन सो फॉर्थ, चलते चलते जब हमने चूँकि ए एल में ज़ीरो रखा हुआ है, क्योंकि हमने टर्मिनेशन के लिए ज़ीरो ये वाला यूज़ किया हुआ है आखिर वाला, तो जब पॉइंटर डी आई वाला चलता चलता इस आखिरी लोकेशन को पॉइंट करता है जिसमें ज़ीरो पड़ा हुआ है, तो जब ये वाला ज़ीरो प्रोसेसर रीड करता है, ये वाला ज़ीरो वो कंपेयर करता है स्कैस बी में ए एल वाले ज़ीरो के साथ, तो आंसर ट्रू हो जाता है। तो ये कंडीशन जो है जंप इक्वल वाली, ये ट्रू होती है, तो प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाता है। इस वक्त तक, जब तक ये स्टॉप होता है, तब तक जितने भी हमने इंक्रीमेंट किए होते हैं सी एक्स में, वो बेसिकली में ये बता रहा है कि पीछे हम कितने कंपैरिजन करके आ गए हैं। तो वो बेसिकली स्ट्रिंग की लेंथ है। ऐसा ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। ओके जी। तो अच्छा, एक क्वेश्चन बीच में इशफाक ने पूछा था। इशफाक, आर यू अवेलेबल? इशफाक साहब ने पूछा था कि सर ये जो आपने डीएस और यस सर। ईएस को आपने कॉपी किया है यहाँ पे कहीं पे, ये आपने किस लिए किया है? तो ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये इसको हमें करने की एक्चुअली क्या ज़रूरत है। तो रीज़न जो है इसके साथ यहाँ पे लिखी हुई है, रीज़न हमने ये लिखी हुई है कि यार
मेक श्योर ये करना है कि जो ES वाला पॉइंटर है हमारा, एक्स्ट्रा सेगमेंट जो रजिस्टर है हमारा, हम चाहते हैं कि वो डाटा सेगमेंट में पॉइंट करे। ठीक है। हम चाहते हैं ये काम करे, क्योंकि क्यों करवाना चाह रहे हैं हम कि एक्स्ट्रा सेगमेंट का जो पॉइंटर है डाटा सेगमेंट में क्यों पॉइंट करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम जो ये डाटा रीड कर रहे हैं स्कैस बी की इंस्ट्रक्शन के अंदर, स्कैस बी की इंस्ट्रक्शन के अंदर जो पॉइंटर ES है वो, चूँकि हम डाटा रीड करवा रहे हैं डाटा सेगमेंट में से, जो हमने ये वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है ये वाला सोर्स टाइप का, हमने इस वेरिएबल से डाटा रीड करना है ना, तो ये वेरिएबल चूँकि पार्ट है डाटा सेगमेंट का, तो हम चाहते हैं कि जब ES की इंस्ट्रक्शन उसको यूज़ करें तो उसको डाटा सेगमेंट वाले एड्रेसेस मिलें। ठीक है, ये करना क्यों ज़रूरी है? अगर इसकी रीज़न ये है कि अगर इस पुश पॉप वाली इंस्ट्रक्शन से पहले आपने अगर कोई टास्क किया हुआ है कि आपने स्ट्रिंग को अगर स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाया है किसी दूसरे प्रॉब्लम के अंदर, तो उसमें होगा या कि डिस्प्ले करवाने के लिए हमें पता है कि हम एक्स्ट्रा सेगमेंट को वैल्यू देते हैं B800, यहाँ पे ऊपर जैसे हमने की थी ये, यू कैन। तो अगर B800 पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा सेगमेंट वाले पॉइंटर के अंदर, तो इससे होगा ये कि जब आप ये स्कैस B करोगे तो वो कंपैरिजन करेगा वीडियो मेमोरी वाले सेगमेंट से, हालांकि वीडियो मेमोरी वाले सेगमेंट के अंदर ये स्ट्रिंग नहीं डिफाइन की हमने। ठीक है, तो ये इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हमें CPU को ये बताना पड़ता है कि यार जो तुमने डाटा उठाना है स्कैस B में, जो तुम कंपैरिजन करोगे स्कैस B में ES और DI वाले एड्रेसेस में से, तो वो एड्रेसेस जो है वो पार्ट ऑफ डाटा सेगमेंट है, तो हमें ये काम करना पड़ता है। ये दो इंस्ट्रक्शंस बीच में डाल, सर DS में क्या पड़ा हुआ है? डाटा सेगमेंट का एड्रेस है ना, डाटा सेगमेंट मतलब डिफरेंट सेगमेंट्स है ना आपके प्रोग्राम के, मेमोरी का पार्ट है, तो जो डाटा सेगमेंट का पॉइंटर है वो बता रहा है बेसिकली उसके पास एड्रेसेस हैं जहाँ पे आपके वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं हमने। यस सर। ठीक है, तो वो पॉइंटर का जो एड्रेस हम एक्स्ट्रा सेगमेंट वाले पॉइंटर को देते हैं ताकि ये दोनों जो सेगमेंट रजिस्टर हैं, जो दोनों ये पॉइंटर्स हैं, वो सेम लोकेशंस को पॉइंट कर रहे हों। तो इस इंस्ट्रक्शन में ये काम हो रहा होता है, हम इन दो रजिस्टर्स की वैल्यूज़ को आपस में सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके चलें, स्कैस B में हमने देखा कि एक कैरेक्टर कंपेयर होता है जो कि EL और ES DI डिफाइन करते हैं। ये जो कैरेक्टर कंपैरिजन है इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आप वर्ड कंपैरिजन करना चाह रहे हो, स्कैस W की इंस्ट्रक्शन आप यूज़ करते हैं अगर, तो वो बेसिकली AX के अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी थी उनको कंपेयर करता है उन ES और DI वाले पॉइंटर्स के साथ, और DI में टू नहीं मुझे समझ आ रही है, कंपेयर के साथ सब्ट्रैक्ट भी लिखा हुआ है। कंपेयर एक्चुअली आप इसको ऐसे कह सकते हैं ना कि नॉर्मली कंपैरिजन CPU कैसे करता है, सब्ट्रैक्शन के थ्रू करता है। ठीक है, तो ये समझाने के लिए लिखा हुआ है कि या तो आप कंपेयर का ऑपरेशन विजुअलाइज कर लो या सब्ट्रैक्शन का विजुअलाइज कर लो, एक ही बात है। ठीक है, ओके ओके सर। आइडिया यही है कि वो जब सब्ट्रैक्शन लेगा तो ज़ीरो फ्लैग की वैल्यू अपडेट होगी और उसको चेक करते हुए वो डिसीजन ले लेगा कि उसको नंबर मिला है कि नहीं मिला मेमोरी से, स्ट्रिंग से। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, सर ये जो स्कैस W लिखा हुआ है ये वर्ड कंपेयर करेगा और जो हाँ B था वो सिंगल वो बाइट मतलब AL में अगर डाटा पड़ा है वो कंपेयर करना चाह रहा है मेमोरी से, या AX में पड़ा है वो कंपेयर करना चाह रहे हो, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। मतलब टास्क कैसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसा प्रॉब्लम आपको देता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार आप एक स्ट्रिंग रीड करें, उस स्ट्रिंग में से आपने फ़र्ज़ करें दो कैरेक्टर्स जो हैं A और B इकट्ठे कहाँ कहाँ लिखे हुए ये फाइंड करना है। ठीक है, तो A और B की जो आस्की वैल्यूज़ हैं आप AL और AH में मूव करवाओगे तो उसको आप स्कैन कर सकते हो और पूरी स्ट्रिंग से आप ढूंढ सकते हो। तो मतलब अगर आपने कंपैरिजन में दो कैरेक्टर्स ढूंढने हो, जैसे हमने प्रीवियसली एक ज़ीरो ढूंढ रहे थे स्ट्रिंग में से, एक ज़ीरो ढूंढना है मैंने, तो मैं स्कैन भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे ज़्यादा मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, 2 बाइट्स अगर मुझे सर्च करने हैं, 2 बाइट्स अगर इकट्ठे कहीं पड़े हुए हैं
तो उसको ढूंढने के लिए मैं स्कैश डब्ल्यू यूज़ कर सकता हूँ। इस एग्जांपल में स्कैश डब्ल्यू की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन चूंकि इसका वेरिएंट है तो मैंने इसको साथ में बता दिया जी। ये काइंडली फिर इसको दोबारा कर देंगे प्लीज सर। वो शरबाब वाली बात दोबारा बता दूँ, आपका क्या नाम है? सर मैं विकास बात कर रहा हूँ। वकास, मुझे सर लास्ट वो क्लास में भी थे यार, हमने काफ़ी डिस्कशन की थी इस पे। की थी, वो माइंड में नहीं आ रहा, थोड़ा सा बता दें, जरा रिपीट कर दें आप एक दफा प्लीज सर। मैं बता देता हूँ, देखिए आइडिया ये है कि हम चाहते हैं कि ये दोनों जो पॉइंटर्स हैं ना, मतलब इस स्टेटमेंट को आप पढ़ लें, आपको यहीं से पता चल जाएगा कि हम चाहते हैं कि जो एक्स्ट्रा सेगमेंट वाला पॉइंटर है वो डाटा सेगमेंट वाले एड्रेसेस को पॉइंट करे। जी सर। क्यों करना चाह रहे हैं? करना हम इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा सेगमेंट वाले पॉइंटर को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए। जैसे वन ऑफ द ऑपरेशन कुड बी के एक्स्ट्रा सेगमेंट वाला जो पॉइंटर है ES, उसको हम यूज़ करते हैं वीडियो मेमोरी को में डाटा को प्रिंट करने के लिए। ये सर डाटा को प्रिंट कराना। स्क्रीन पे डाटा प्रिंट करना चाहते हो ना, तो हम इसको एड्रेस दे देते हैं वीडियो मेमोरी का। तो ये जी सर। मेमोरी को कोरस्पॉन्ड, मतलब जब भी मैं ES कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन यूज़ करूँगा जो ES को एज अ डिफ़ॉल्ट रजिस्टर यूज़ करती है, तो ये ऑटोमेटिकली बात करेगा, रेफ़र करेगा वीडियो मेमोरी के एड्रेसेस को। तो वीडियो मेमोरी के एड्रेस को, ठीक ठीक है है, सर। तो अगर मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार ये जो स्ट्रिंग हमने डिफ़ाइन किया है इसको मैं रीड करता हूँ, कंपैरिजन के लिए स्कैश भी यूज़ कर रहा हूँ, तो ये तो पार्ट है डाटा सेगमेंट का। यस सर। तो मगर मुझे, वीडियो सर हाँ, वीडियो मेमोरी में तो नहीं पड़ी ना ये। नहीं सर। मुझे ये बताने के लिए कि यार ये जो है ये डाटा सेगमेंट में है, मैं एक्स्ट्रा सेगमेंट को ये बताता हूँ कि भाई तुमने जो एड्रेसेस लेने हैं वो तुमने लेने हैं डाटा सेगमेंट के, कि उसमें से हम ये एरे रीड करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इस प्रोग्राम में अगर मैं इन दो इंस्ट्रक्शंस के बगैर भी चलाऊंगा तो प्रोग्राम चल जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं इसको बार बार लिखता इसलिए हूँ, लास्ट क्लास में भी मैंने लिखा था कि जब हम प्रॉब्लम्स को मिक्स करेंगे ना, मैं आपको ये कहूँगा कि यार पहले तुम ये स्ट्रिंग को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराओ, जब भाई तुम एक उसके बाद कंपेयर आ रहे करो। हो, फिर तुम इसकी लेंथ फाइंड कर लो, ठीक है। तो जब तुम डिस्प्ले करवा के ठीक लेंथ हो गया। फाइंड करने की कोशिश करोगे ना, तो अगर तुमने ये दो इंस्ट्रक्शन नहीं यूज़ की तो एक्स्ट्रा सेगमेंट के पास वीडियो में तो वो नहीं चला। होंगे, तो ये मसला हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है ये बीच सर। में मैं इसको बार बार लिखता हूँ ताकि आप भी इसको भूलें ना, क्योंकि फिर डिबगिंग करते हुए आपको ये चीज़ें हो सकता है टाइम लग जाए निकालते हुए। सर ये एक मिनट, हाँ अभी हाँ आपने ये लास्ट बात बताई है, अगर हम ये नहीं करते तो एक्स्ट्रा सेगमेंट के पास वीडियो मेमोरी का एड्रेस होगा। हाँ, अगर हम डिस्प्ले करवा के आए हैं ना डाटा कुछ, तो इसके पास हाँ जी। वीडियो मेमोरी के एड्रेसेस होंगे। ठीक है सर। ठीक। चले, अच्छा, अगर मैं थैंक यू। चले, हाँ हाँ, एनीवन जी जी। सर अभी जो ES में पड़ा होगा उस वो तो अब एड्रेस तो नहीं पड़ा होगा ना स्टार्टिंग एड्रेस अभी स्क्रीन जो का, उसको अभी नहीं दोबारा पड़ा, करना पड़ेगा हमें। अभी हाँ अगर, हाँ, अगर हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हमें खुद से मूव कराना पड़ेगा एड्रेस। अच्छा, होगा सर, समझ आ गया। चले चले, ठीक है, ओके। तो अच्छा, एक डिस्कशन मैं करना चाहता हूँ, अगर मैं इसके साथ रिपीट यूज़ करता हूँ, रिपीट स्कैश भी करता हूँ, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगी? ये वाली इंस्ट्रक्शन अगर मैं यूज़ करता हूँ, ये कंपैरिजन करेगा CX टाइम्स, क्योंकि रिपीट की जो इंस्ट्रक्शन है, जो रिपीट का प्रीफिक्स है वो CX को एज अ डिफ़ॉल्ट काउंटर कंसीडर करता है, ठीक है। तो ये CX टाइम्स कंपेयर करेगा, और जो कंपैरिजन का रिजल्ट होगा वो हमें लास्ट आइट्रेशन में जो कंपैरिजन हुई होगी, जो आखिरी कंपैरिजन होगा उसका स्टेटस मिलेगा, ठीक है। तो जी सर। इसके साथ सिंपल रिपीट यूज़ करने का तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, ये कोई फ़ायदा है इसका? नहीं सर, नहीं सर, सर जैसे किसी एक के साथ भी मिनट फायदा में नहीं होता सर। मिल गया तो नहीं बस यार, सर फ़ायदा किसी कहीं के साथ भी यूज करें तो फायदा नहीं होता। कहीं कहीं फ़ायदा हो जाता है। बहुत कम। रिपीट को हमने एक दफ़ा यूज़ किया है मूव एस डब्ल्यू के साथ, तो
मूव एस डब्ल्यू की इंस्ट्रक्शन अगर एक कांस्टेंट वैल्यू आप राइट करवाना चाह रहे हैं तो रिपीट के प्रीफिक्स में आप यूज़ करेंगे तो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में आप उसको प्रोग्राम को बेशक 2000 चला लें, 10 दफ़ा चला लें, 50,000 दफ़ा चला लें, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फ़ायदा तो होता है, को बार सर बार अगर पूरे इंस्ट्रक्शन फेच डिकोड नहीं करनी पड़ती। बस उसके लिए इस केस में ऑब्वियसली रिपीट के प्रीफिक्स का फ़ायदा नहीं है, तो हम करते ही हैं, हम रिपीट नहीं यूज़ करते। हम ना इसके दो वेरिएंट और हैं, रिपीट इक्वल या नॉट इक्वल वाला। रिपीट नॉट इक्वल वाला एक वेरिएंट है और एक रिपीट इक्वल वेरिएंट है। इनको हम यूज़ करते हैं स्कैस वी के साथ और इसको चेक करते हैं कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो प्रोग्राम पे हम बाद में आते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं कि रिपीट नॉट इक्वल अगर मैं यूज़ करता हूँ तो इसका क्या मतलब। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको देखें पहले, इस पर फिर डिस्कशन करते हैं। क्योंकि स्कैस बी की इंस्ट्रक्शन जो है वो सेट करती है ज़ीरो फ्लैग को। ठीक है, ज़ीरो फ्लैग को उसने इधर ज़ीरो कर देना या उसने उसको वन कर देना, तो जो ये स्टेटस रिटर्न करेगी ज़ीरो फ्लैग का, रिपीट की इंस्ट्रक्शन साथ में उसको भी चेक करती है। रिपीट नॉट इक्वल जो है ये चेक करता है जब तक इक्वल नहीं आ रहा। नॉट इक्वल मीन्स जब तक इक्वलिटी नहीं है या जब तक ज़ीरो फ्लैग वन नहीं हुआ। राइट, इसका मतलब है ये प्रोग्राम तब तक चलाएगा जब तक ज़ीरो फ्लैग वन नहीं होता और जब तक सी एक्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो जाती। ठीक है, इसको अगर मैं सी लैंग्वेज वाले सेंटेक्स में थोड़ा समझाने के लिए लिखूं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको देखें, इसकी समझ आती है? यस सर। मतलब इसमें ना दो कंडीशंस चेक हो रही हैं, दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स होती है तो लूप ब्रेक हो जाएगा। मतलब इसका यह है कि अगर फ़र्ज़ करें आप रिपीट नॉट इक्वल यूज़ करते हैं सी एक्स में वन मूव करा के, सी एक्स में आपने वन मूव कराया है और आप ये इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं तो ये एक कंपैरिजन करेगा, लूप ब्रेक हो जाएगा। स्ट्रिंग के एंड तक हम पहुंच नहीं सकेंगे। ठीक है, क्योंकि हम ये भी मतलब रिपीट की इंस्ट्रक्शन जब भी एक कंपैरिजन करती है तो सी एक्स में से उसने माइनस करना है, तो ये प्रोग्राम तब तक चलेगा जब तक सी एक्स ज़ीरो नहीं हो जाता। एक ये कंडीशन है, दूसरी ये कंडीशन है कि जब तक उसको वन नहीं मिलता या जब तक उसको इक्वलिटी नहीं मिलती, नॉट इक्वल है। ठीक है, जब तक नॉट यार ये रिपीट नॉट इक्वल एट द टाइम दो चीजों को चेक करेगा। एग्जैक्टली दो फ्लैग्स चेक हो रहे हैं, दो वेरिएबल्स चेक हो रहे हैं। वेरिएबल्स क्या, दो फ्लैग्स क्या, दो कंडीशंस क्या, दो कंडीशंस चेक हो रही हैं। both conditions has to be true to execute this instruction। अगर सी एक्स में आप वैल्यू मूव करवा देते हैं फॉर एग्जांपल 50, जैसे हमने वो प्रोग्राम ऊपर किया था जिसमें 30 कैरेक्टर्स थे। ठीक है, तो अपर लिमिट अगर आपने 50 डाल दिया तो ये चलता रहेगा जब तक उसको आखिरी ज़ीरो नहीं मिलता। जब आखिरी ज़ीरो मिलेगा ज़ीरो फ्लैग वन हो जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा। वहाँ से आप इसको यूज़ करके स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम अपने प्रॉब्लम को थोड़ा सा सिंपल करते हैं। देखें ये सिनेरियो, फ़र्ज़ करें ये स्ट्रिंग है हमारे पास, हमने स्ट्रिंग में नंबर ऑफ़ करेक्टर्स डाल दिए हैं सिर्फ 2। ठीक है, तीसरा जो है हमने टर्मिनेटिंग करेक्टर 0 डाल दिया है। मैंने किया ये कि एल में ज़ीरो मूव करवाया क्योंकि हम अभी भी इसी प्रोग्राम के अंदर भी हम ये ज़ीरोस ढूंढ रहे हैं कि जैसे ज़ीरो मिलता है तो हम एग्जीक्यूशन को रोक देंगे। जब और सी एक्स के अंदर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे मूव करवा देता हूँ 10 मूव कराता हूँ लेट्स से फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, इसको मैं मैक्सिमम नंबर नहीं कहता, मैंने फ़र्ज़ करें यहाँ पे 10 मूव करा दिया। ये प्रोग्राम चलेगा जब, तो आखिरी वैल्यू सी एक्स में मुझे क्या मिलेगी? क्या मिलेगा? 0। सर 7 आवाज आ रही 7 मिलेगा या 8 है? मिलेगा?
सर 7 या 8 में से एक भी वैल्यू। नहीं, आपको क्या लगता है क्या मिलेगा? सर कंपैरिजन कितने होंगे? जितने कंपैरिजन होंगे सी एक्स में से उतनी वैल्यू माइनस हो जाएगी। सर ए भी कंपेयर हो रहा है, बी भी कंपेयर हो रहा है, फिर 0 आया। जीरो भी कंपेयर होता है ना? ठीक है। यस। थ्री कंपैरिजन होते हैं ना इसमें। 7 ही आएगा सर। 7 आएगा ना, राइट? अगर मैं ए सी एक्स में 10 मूव कराता हूँ तो ए कंपेयर हुआ, कंडीशन फॉल्स होगी, सी एक्स में से एक माइनस हो गया। बी कंपेयर हुआ, कंडीशन फॉल्स है, सी एक्स में से एक माइनस हो गया। ज़ीरो कंपेयर होता है, जब ये ज़ीरो कंपेयर होता है ए एल में पड़े हुए ज़ीरो के साथ तो कंडीशन ट्रू हो जाती है। जब कंडीशन ट्रू होगी ज़ीरो फ्लैग 1 हो जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा। तीसरी आइट्रेशन में जब ये तीसरा कंपैरिजन होगा सी एक्स उस टाइम पे भी माइनस होगा, तो जब ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तो सी एक्स के अंदर हमारे पास आएगा 7, राइट? एक दफा दोबारा बताना था। ठीक है, मतलब इस वाले पार्ट को मैं दोबारा बताता हूँ। रिपीट नॉट इक्वल की जो इंस्ट्रक्शन है मतलब अपर लिमिट हमने सेट कर देते हैं सी एक्स के साथ कि सी एक्स में अगर आप मैक्सिमम नंबर मूव करवा देते हैं, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम नंबर जो है आप चाह रहा हूँ एफ़ मूव करवा दें, वो जो 65,000 समथिंग नंबर बनता है, अगर आप चाह रहे हो एफ़ मूव करवा देते हैं तो यू सेट द अपर लिमिट, और उसके बाद आप कंडीशन लगा देते हैं कि जब तक ज़ीरो फ्लैग 1 नहीं होता। जैसे ही ज़ीरो फ्लैग 1 होगा इसका मतलब है कि जैसे ही उसको स्ट्रिंग में आखिरी ये ज़ीरो मिलेगा तो लूप ब्रेक हो जाएगा। और हम फिर यहाँ से देख लेते हैं कि यार कितने कंपैरिजन हुए थे। अगर 10 था, ओरिजिनली 10 था, हमें 7 मिला, इसका मतलब 3 कंपैरिजन हुए हैं। अब इस 7 से मैं वापस 2 बना सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि स्ट्रिंग लेंथ जो है बेसिकली मेरे पास 2 थी, ठीक है। तो यहाँ से ऑनवर्ड मैं कैसे बना सकता हूँ सी एक्स में कि मुझे सी एक्स में मेरे पास 2 आ जाए? नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग लेंथ तो हमारे पास 2 ही है ना, कोई फार्मूला बना सकते हैं जेनेरिकली जो इसको मैनेज कर लेगा कि सी एक्स में मेरे पास फाइनली 2 आ जाए या फाइनली स्ट्रिंग की लेंथ आ जाए। यानी कंपेयर कराने के साथ ही सर के अलग से। ना, इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस क्या लिखूँ मैं ये पूछ रहा हूँ। रिपीट नॉट इक्वल का हमने यूज़ तो कर ली ना, इसने सी एक्स में से उतनी दफ़ा डिक्रीमेंट कर दिया जितने कंपैरिजन हुए हैं। तो हमें पता है कि कंपैरिजन हुए कितने, हम तो ड्राई रन कर रहे हैं इस छोटे से प्रोग्राम को। इसको फिर हम जेनेरिक बना देंगे, जितनी मर्जी स्ट्रिंग लेंथ आ जाए, इसको ऑटोमेटिकली दिस शुड बी एबल टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ऐसा कोई फार्मूला लेकिन बना सकते हैं हम? सर ये टोटल कंपैरिजन -1 कर दे। टोटल कम वही ना, टोटल कंपैरिजन कितने हुए हैं? 3 हुए हैं मेरे पास, तो सी एक्स में 7 आया है। सर CX को पहले कहीं पे स्टोर कर लेना, हाँ, फिर एंड में जो CX की वैल्यू होगी उसमें से माइनस कर देंगे। ऐसे कर सकता हूँ मैं यार, तुम लोग बता नहीं रहे हो। ऐसे मैं कर सकता हूँ 10 माइनस, या इसको ऐसे करता हूँ, जो ओरिजिनल वैल्यू थी सी एक्स की 10 था ना, 10 माइनस इनिशियल माइनस 7 का तो मेरे पास 3 आता है। जिससे लेकिन सर 10 मिलेगा कहाँ से, वो तो चेंज हो गया। 10 हमने कहीं पे रखा होगा ना, उसकी कॉपी बना लेते हैं। सही है सर, बस फिर ठीक है। डी एक्स में 10 कॉपी कर लेते हैं। ऐसे नहीं कर सकता मैं? क्यों, बता क्यों नहीं रहे हो यार तुम लोग, क्या कर रहे हो? डी एक्स माइनस सी एक्स करूँ मैं, ऐसे अगर ऐसे करूँ ये मिलेगा मुझे, यस सर। कि मैं ये करूँ कि डिक्रीमेंट भी कर लूँ डी एक्स को, यस सर, 0 भी 0 निकल। हमें 2 मिल जाएगा। यस सर। ये फार्मूला मैं बना सकता हूँ इस तरह से, मतलब हार्ड कोड है, मैंने इसको समझाने के लिए ऐसे कर लिया है। विल दिस वर्क फॉर एनी नंबर? फर्ज करें स्ट्रिंग के अंदर ए बी सी पड़ा हुआ है, सॉरी ए बी कैपिटल सी पड़ा हुआ है, फिर क्या होगा? CX की वैल्यू 6 हो जाएगी। सी एक्स में यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, तो इसका सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे? 4 4 मिलेगा, 4। माइनस और जब 4 मैं हो जाएगा। डिक्रीमेंट करूँगा मुझे 3 मिल जाएगा। जी यस सर। सर। मतलब सही काम चल रहा है? यस सर। समझ गए बात को? जी सर। जी सर। एनीवन, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो?
सी ए बी वो हम तो ये एक और चेक कर लेते हैं। मैं कहता हूँ फ़र्ज़ करें चार करेक्टर्स की स्ट्रिंग है, ए बी सी डी पड़ा हुआ है। इसमें जब ये लूप कब ब्रेक होगा? पाँचवें कंपैरिजन के ऊपर। पाँचवें कंपैरिजन पे ब्रेक होगा तो सी एक्स में मुझे 5 मिलेगा, सी एक्स में 5 मिलेगा। तो ये जो सब्ट्रैक्शन है इसका भी आंसर मुझे 5 मिलेगा, और इसको जब इवेंचुअली मैं डिक्रीमेंट करूँगा तो मुझे डी एक्स में 4 मिल जाएगा। ठीक है। यस सर, इसमें कोई तो एरर है? नहीं, इसमें कोई एरर नहीं है, मैं इसको जनरलाइज करना चाह रहा हूँ। देखो अगर मैं ये करता हूँ, अब 0x 4f कर देता हूँ, और dx में भी वही मैं 4f करा देता हूँ, मूव भी करा देंगे एक ही बार। फिर भी काम चलेगा, कोई मसला तो नहीं है। नो सर। डीएक्स में कम हो कम मूव कराना dx में, क्योंकि हमने बाद में डिक्रीमेंट करना है। बात वही बात आ गई, पहले डिक्रीमेंट करो या बाद में डिक्रीमेंट तो करना ही पड़ेगा। इससे भी चलो पड़ेगा। अब जितनी बड़ी भी स्ट्रिंग हो तो हेल्पफुल। एक काम अगर मैं और करूं, इसकी बजाय मैं ये करूं, यहाँ पे मैं अगर ये करूं नॉट एक्स और डिक्रीमेंट सी एक्स, फिर ये जो मैंने काम किया है, सर मैं ये भी चाहता कर हूँ लेगा, ये मैं चाहता हूँ कि ये ना करूँ, क्योंकि मुझे मूव कराना पड़ेगा, कॉपी बनानी पड़ेगी। मैं अगर ऐसे यूज़ करता हूँ, ये पेयर यूज़ कर लूँ इस तरह से, विल दिस वर्क? यस सर। देख लो, चेक कर लो, यस यहाँ पे सर, मैंने वो इसको जितने ज़्यादा सॉल्व होंगे किया। देखो उनको 1 कर देगा, देखें 1 होंगे जितने देखें, भी इसको उनको हम 1 कर इसको हम देगा। सॉल्व कर लेते हैं। ए बी फ़र्ज करें, इसमें ना दो वो हैं, ये चलो एक कर देता हूँ मैं। 12 13 14 15, ओके। दो करेक्टर्स हैं फॉर एग्जांपल ए और बी। अगेन कंपैरिजन होंगे 3, सी में पड़े ना 4f। इसकी आउटपुट मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी? ट्रिपल एफ सी। 3 कंपैरिजन हुए ना, 3 दफ़ा माइनस होगा, मतलब इस नंबर में से 3 माइनस करूँगा तो मुझे ट्रिपल एफ सी मिलेगा। यस सर, सी ही मिलेगा। किधर डी ही चले गए हैं रहेगा। बाकी लोग? किधर चले गए हैं बाकी लोग? कोई नहीं अवेलेबल? सर इधर ही है सर। इधर ही हैं यार, बता दिया करो, मतलब पता चलता रहे। ऐसा ना हो कि आखिर पे वो जो मीम बने हुए हैं फेसबुक पे, वो कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस आर नथिंग बट चिट चैट ऑफ टॉपर विद द टीचर। तो ऐसी बात ना हो जाए, ठीक है। तो बाकी भैया में एहसन इकबाल साहब भी थे, गायब हो गए हैं बीच में। सर मैं इधर ही सुन रहा हूँ। ओके ओके। तो असल में मैं एक लॉजिक और बना रहा था, ये वाली इसमें नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस कम लगेंगी, तो इसलिए मैं कह रहा था कि हम इसको ट्राई कर लेते हैं, बजाय इसके कि जो हमने थोड़ी देर पहले ये न्यूमेरिकली मैंने इसको आसान तरीक़ों में मैंने समझाया था कि हम डिक्रीमेंट करते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। तो उसकी बजाय अगर मैं ये नॉट वाला लॉजिक से और डिक्रीमेंट कर लेता हूँ, तो इससे फ़र्दर एक इंस्ट्रक्शन कम हो सकती है। इसको हम समझ ऐसे सकते हैं कि मुझे अगर मैं सी एक्स में मैक्सिमम नंबर मूव करवाता हूँ, फॉर एग्जांपल चारों एफ मूव करा दिए हैं, इसको जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो 3 कंपैरिजन होंगे, तो सी एक्स में से 3 माइनस हो जाएगा। जब 3 माइनस होगा तो हमें आंसर सी एक्स के अंदर मिलेगा ट्रिपल एफ सी। ट्रिपल एफ सी को यहाँ पे मैंने बाइनरी में लिखा हुआ है। इसको अगर आप यहाँ पे देखते हैं ट्रिपल एफ सी को, तो एफ 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 ये सी होता है 12। इसका मैं वन नॉट लेता है, बेसिकली वन कम्प्लीमेंट लेता है। नॉट की जो इंस्ट्रक्शन है, इसको ये कहता हूँ, मैं एरो लगाता हूँ, ये है नॉट की इंस्ट्रक्शन। वंस कम्प्लीमेंट लेती है, वंस कम्प्लीमेंट लेने के बाद हम उसमें से -1 कर रहे हैं। -1 में सीधा सीधा अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो मेरे पास ये आंसर आता है, जो कि स्ट्रिंग लेंथ मिलेगी मुझे सी एक्स के अंदर, विच इज़ 2 इन दिस केस। तो दिस वुड वर्क फॉर एनी नंबर अप टू द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, जो बेसिकली इसमें सी एक्स की है, ठीक है। तो इवेंचुअली फिर इसके बाद आपको जो आंसर मिला है सी एक्स में, उसको आप प्रिंट करवा सकते हो स्क्रीन पे और रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सकते हो।
ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप ऐसे यूज़ कर लें जो मैंने ग्रीन में लिखा हुआ है, या फिर आप दूसरा तरीका यूज़ कर लो, आप इसको एक्स में वैल्यू दे लो आप सी एक्स की, ठीक है, और फिर उसके बाद आप ये इसको यूज़ कर लो, आपकी मर्ज़ी है, दोनों तरह से सेम आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे इसी इसी एग्जांपल में अगर मैं इसको चला के दिखाता हूँ तो यहाँ पे सी एक्स में आपको 3 मिलेगा, और इसको जब मैं डिग्री ए बी दो है, इसकी लेंथ 2 निकली है, वो बाइनरी में हमेशा बताते हैं। नहीं, बाइनरी में तो मैंने इसको सॉल्व किया ना, क्योंकि मैंने बीच में वंस कॉम्प्लीमेंट लिया था। जी ठीक है, चले। ओके, रिपीट नॉट इक्वल को हमने एक्सप्लेन कर लिया, देख लिया कि ये इसमें ये दो कंडीशंस चेक होती हैं कि सी एक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए और ज़ीरो फ्लैग जो है वो भी ज़ीरो होना चाहिए। जैसे ही ज़ीरो फ्लैग वन होगा या जैसे ही इक्वलिटी मिलती है तो लूप ब्रेक हो जाएगा। दिस वर्क्स फॉर अनटिल के उसको इक्वल नहीं मिलता, नाम से भी आप इसको रिकॉल कर सकते हैं, रिपीट नॉट इक्वल। जब तक इक्वल नहीं है तब तक रिपीट करो, ठीक है। इसी का ही दूसरा वेरिएंट है एक रिपीट इक्वल वाला। रिपीट इक्वल वाले में डिफरेंट कंडीशन चेक होती हैं, इसमें ये तब तक चलाता है, ये रिपीट इक्वल को आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसको उस वक़्त तक चलाता है जब तक उसको इक्वालिटी मिल रही है। ये कंपेयर की इंस्ट्रक्शन तब तक चलती रहेगी, इसके आस भी कंपेरिजन उस वक़्त तक होता रहेगा जब तक ज़ीरो फ्लैग वन आ रहा है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपने कुछ रिपीटिंग कैरेक्टर्स फाइंड करने हो स्ट्रिंग में से। अगर कुछ कैरेक्टर्स रिपीट हो रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर कितनी दफ़ा आ रहा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। यस सर। ओके, तो चलें, काफ़ी डिस्कशन हम लोगों ने कर ली। एक लास्ट इंस्ट्रक्शन इसमें रहती है कंपेयर वाली, इसको मैं क्विकली बता देता हूँ और फिर इससे रिलेटेड ना मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दूंगा जिसको फिर आप इम्प्लीमेंट करोगे। कंपेयर स्ट्रिंग बाइट की इंस्ट्रक्शन है, जो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन में लास्ट इंस्ट्रक्शन है। इसके दो वेरिएंट हैं, एक स्ट्रिंग कंपेयर स्ट्रिंग बाइट वाला है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिकली अगेन करती कंपैरिजन है, लेकिन इसमें कंपैरिजन जो है ये बेसिकली दोनों मेमोरी लोकेशंस का हो रहा होता है। एक मेमोरी लोकेशन को एस आई पॉइंट कर होता है, दूसरी मेमोरी लोकेशन को डी आई पॉइंट कर होता है। तो इन दो मेमोरी लोकेशंस को सीपीयू कंपेयर करता है और इसके अकॉर्डिंगली ज़ीरो फ्लैग्स को चेंज करता है, ज़ीरो फ्लैग वन होगा या ज़ीरो का, डिपेंडिंग अपॉन के ये दो पॉइंटर्स हैं दो स्ट्रिंग्स के, इसमें वैल्यूज़ पड़ी हुई आती हैं। और अगेन अगेन वो जो पॉइंटर्स हैं उनको फिर हम बाद में इंक्रीमेंट भी कर लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कंपैरिजन हमने बाइट वाइज किया था या कंपैरिजन हमने वर्ड वाइज किया था। तो ये एक सिनेरियो गिवन है कि जैसे अगर दो स्ट्रिंग में डिफ़ाइन करता हूँ S1 और S2 के नाम से, और मैं दो पॉइंटर्स बना लेता हूँ S1 SI और S1 है, ठीक है, ये डिफरेंट है। एक मैं पॉइंटर SI का बना लेता हूँ स्ट्रिंग वन का, DI का पॉइंटर बना लेता हूँ स्ट्रिंग टू का, और इसको करंटली मैं इसकी ज़रूरत नहीं है, निकाल देता हूँ। तो पहला जो कंपैरिजन होगा, अगर ये दोनों स्ट्रिंग्स में कंपेयर कर रहा हूँ, पहले कंपैरिजन में दोनों स्ट्रिंग्स के A और A कंपेयर हुआ, ज़ीरो फ्लैग में 1 मिलेगा। जैसे ही एक पहला कंपैरिजन होगा, अगर मैं दोबारा वही इंस्ट्रक्शन यूज़ करता हूँ तो नेक्स्ट आइट्रेशन में वो B को कंपेयर करेगा B के साथ, एंड सो ऑन सो। तो ये कितने कंपैरिजन ट्रू होंगे? अब्दुल तक, ठीक है, अब्दुल तक कंपैरिजन ट्रू होंगे। इसका मतलब है कि पहले 5 कंपैरिजन ट्रू होंगे, पहले 5 दफ़ा आप चला के देखोगे। यही अगर प्रोग्राम आप चलाओगे तो पहले ही 5 दफ़ा ज़ीरो फ्लैग आपको 1 मिलेगा। सिक्स्थ आइट्रेशन है जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एक स्ट्रिंग में से आप स्पेस करेक्टर कंपेयर कर रहे होंगे, दूसरी स्ट्रिंग में से अब्दुल्ला का जो दूसरा करेक्टर है एल वो कंपेयर हो रहा, तो उस वक्त जाकर ज़ीरो फ्लैग जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे फ़र्ज़ करें ये मैं इसको कंपेयर करता हूँ, ये सिनेरियो है, अगर CX में मैं 10 मूव करवा देता हूँ और यही दो पॉइंटर्स हैं, एक अरे 1 का पॉइंटर है, एक अरे 2 का पॉइंटर है, और हम इसको चलाते हैं रिपीट इक्वल वाले मोड में।
कंपेयर को मैं यूज़ कर रहा हूँ रिपीट इक्वल के साथ। तो ये दो स्ट्रिंग्स को तब तक चलाता रहेगा जब तक दो कैरेक्टर्स उसको इक्वल मिल रहे हैं। तो ये पहले 5 कंपैरिजन में इक्वलिटी मिलेगी उसको, पहले 5 दफ़ा तो चलेगा ना। जी जी सर। जब छठा कंपैरिजन आएगा जिसमें स्पेस कंपेयर हो रही है कैरेक्टर एल के साथ, तो वहाँ पे लूप ब्रेक होगा, वहाँ पे लूप ब्रेक होगा। लेकिन जब लूप ब्रेक हो जाएगा तो पॉइंटर्स भी इंक्रीमेंट हो जाएंगे, सी एक्स भी डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको देखूँगा तो 6 कंपैरिजन हो चुके होंगे। 6 कंपैरिजन के बाद सी एक्स में हमें 4 मिलेगा, और जो पॉइंटर्स में हमें वैल्यूज़ मिलेंगी एस और एस आई और डी आई में, वो बेसिकली एस आई कंपेरिजन करने के बाद आगे आ जाएगा ए के ऊपर, और दूसरा जो करेक्ट जो पॉइंटर है वो बेसिकली आ जाएगा आर के ऊपर। तो जब ये कंपैरिजन फॉल्स होगा तो पॉइंटर्स इन लोकेशन को पॉइंट कर रहे होंगे, ठीक है। इसको ऐसे कहते हैं आफ्टर एग्जीक्यूशन, क्या है तो इसको आफ्टर एग्जीक्यूशन हमें ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद अगर आप दोबारा कंपेयर स्ट्रिंग बाइट की इंस्ट्रक्शन यूज़ करोगे तो आप बेसिकली इन दो कैरेक्टर्स को कंपेयर करवा लोगे, ठीक है। तो आप इस प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। मैंने किया ये है कि चलें इसी का एक वेरिएंट रिपीट नॉट इक्वल के साथ भी एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको मैं क्विकली बता देता हूँ। वही प्रोग्राम है सब कुछ। अगर आप रिपीट नॉट इक्वल यूज़ करते हैं तो पहला कंपैरिजन ही फॉल्स हो जाता है, क्योंकि पहले कंपैरिजन में दोनों स्ट्रिंग में से हमें कैपिटल ए मिलता है। लूप ब्रेक हो जाता है, लूप चलना था जब तक इक्वालिटी नहीं आनी थी। तो ये पहली दफ़ा ही चूँकि इक्वल आ जाता है तो लूप फर्स्ट आइट्रेशन में ब्रेक हो जाएगा, सी एक्स में आपको 9 मिल जाएगा, और एस आई और डी आई जो होंगे वो नेक्स्ट कैरेक्टर्स को पॉइंट कर होंगे, विच इन दिस केस और कैरेक्टर बी फ्रॉम बोथ स्ट्रिंग्स। ठीक है जी, यहाँ तक सही है, ओके हो गया, समझ आ गई है यार। ये एक टास्क मैंने रखा हुआ है, इसको पढ़ें, ये करना है आपने। ये आपने जमा कराना है मुझे, सैटरडे। ये जमा कराना है आपने सैटरडे तक। इसको पढ़ें, इसमें कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। करना हमने यह है कि हमने ये वर्ड काउंट करना है, इसमें कितनी दफ़ा है हुआ है, ठीक है। फ़र्ज़ करें फ्लैग है, और वो फ्लैग जो है वो मैंने दूसरी स्ट्रिंग के थ्रू डिफ़ाइन किया हुआ है। ये फाइंड नाम का एक वेरिएबल है, एक हमारा सोर्स नाम का वेरिएबल है। इन दो को मैं यूज़ करके तो बता रहा हूँ कि यार कौन सा लफ्ज़ और मैंने इसको ढूंढना है कितनी दफ़ा पड़ा हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल जब ये प्रोग्राम आप चला रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो फ्लैग है वो पड़ा हुआ है सेंटेंस में 3 दफ़ा आया हुआ है। तो आप करेंगे ये प्रोग्राम की जो आउटपुट है, आप अपनी मैसेज जो है स्ट्रिंग वाला उसको प्रिंट करेंगे स्क्रीन के ऊपर, सोर्स स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे, सोर्स स्ट्रिंग में जो वर्ड हम ढूंढ रहे हैं उसको प्रिंट कर लेंगे, और कितनी दफ़ा आया है ये आप प्रिंट कर लेंगे। ये काम करना है हमने। तो वर्ड मैचिंग के लिए जो फ्लैग हमने मैच करके काउंट करना है, इसके लिए आपको ये प्रोग्राम यूज़ करना पड़ेगा। रिपीट इक्वल वाली जो लॉजिक है कंपेयर स्ट्रिंग बाइट वाली, इसको यूज़ करके आप मैच कर सकते हैं। जैसे इस केस में हम लोगों ने ये दो स्ट्रिंग्स को मैच कर रहे थे अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान के अंदर, जो अब्दुल है वो कॉमन है, ठीक है। तो इसके बाद आप लॉजिक बना लेंगे, इस वाली प्रोग्राम को आप बेस बना के यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन करना है हम लोगों ने सैटरडे मिड, ठीक है जी।